गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स चैप्टर 1। फर्स्ट टर्म जो हमारे पास है वो है रिसोर्सेस, मतलब संसाधन। कोई भी एक ऐसी चीज जिसका इस्तेमाल हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं उसे संसाधन कहते हैं। कोई भी एक ऐसी चीज, कोई भी चीज जिसका इस्तेमाल हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं उसे संसाधन या रिसोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं इस व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं अभी पढ़ाने के लिए, यह एक रिसोर्स है। मैं मार्कर का इस्तेमाल कर रहा हूं पढ़ाने के लिए, यह एक रिसोर्स है। यह टीचिंग वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए मैं मोबाइल फोन, ट्राइपॉड का इस्तेमाल कर रहा हूं, यह रिसोर्स है। इसके लिए आवाज की क्लैरिटी के लिए मैं ये माइक यूज कर रहा हूं, यह एक रिसोर्स है। हम अपना भोजन उगाते हैं खेत में, खेत जमीन हमारे लिए रिसोर्स है। जिस सड़क का इस्तेमाल करते हैं हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, वो रिसोर्स है। बहुत तरह की मशीनों का, बहुत तरह की गाड़ियों का हम अपने तरह तरह के जरूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो सब हमारे लिए रिसोर्स है। कोई भी चीज, एनीथिंग जिसका इस्तेमाल हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं उसे रिसोर्स या संसाधन कहते हैं। ये रिसोर्सेस हो गए तीन तरह के: नेचुरल रिसोर्सेस, मैन मेड रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस प्राकृतिक संसाधन, वो चीजें जिसे प्रकृति ने बनाया है, प्रकृति ने हमें दान स्वरूप दिया है, नेचर ने हमें गिफ्ट किया है हमारी जिंदगी को सपोर्ट करने के लिए, हमारे जीवन की तरह तरह की जरूरतों को पूरा करने के लिए। उन चीजों को हम प्राकृतिक संसाधन या नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। उदाहरण के लिए नेचर ने हमें एयर दिया है, हवा। वो हवा हमारे लिए संसाधन है, रिसोर्स है। नेचर ने जमीन दिया, नेचर ने जल दिया, नेचर ने जंगल दिया हमको, नेचर ने कई तरह के जीव जंतु दिए हैं जिनका इस्तेमाल हम अपनी कई तरह की जरूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं, वो सब हमारे लिए रिसोर्स है। अगर हम धरती की खुदाई करें, धरती के नीचे से बहुत तरह के मिनरल्स मिलते हैं हमको, खनिज मिलते हैं, पेट्रोलियम, कोल, गोल्ड, आयरन एटसेट्रा। ये सब के सब हमारे लिए रिसोर्सेस हैं। तो नेचर ने हमें जो कुछ भी गिफ्ट किया है, नेचर ने जिस किसी भी चीज को बनाया है और उस चीज का इस्तेमाल हम अपने जीवन को सपोर्ट करने के लिए, लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, अपने लाइफ एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, हम अपने नीड्स को, अपने रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, जरूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन सभी चीजों को नेचुरल रिसोर्सेस कहते हैं। देन मैन मेड रिसोर्सेस, मानव निर्मित संसाधन। ये वो संसाधन है जिसे मानव ने बनाया है। जाहिर सी बात है, प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके ही मानव कोई और संसाधन बनाता है, और जिसे मानव खुद बनाता है वो मानव निर्मित संसाधन है या मैन मेड रिसोर्स है। एग्जाम्पल के लिए सड़कें हमने बनाई है, मानव ने बनाया है। सड़क, रेलवे लाइन, एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स, तरह तरह के व्हीकल्स, सड़क पर चलने वाले व्हीकल्स, रेल पे जिस चलने वाला व्हीकल यानी कि ट्रेन, ट्राम, मेट्रो,
सड़क पे चलने वाले बस, कार, जीप, ट्रक, साइकिल, मोटरसाइकिल, हवा में उड़ने वाले एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, अंतरिक्ष में जाने के लिए रॉकेट, स्पेस क्राफ्ट, पानी में चलने के लिए बोट, शिप, स्टीमर, सबमरीन, एटसेट्रा एटसेट्रा। बात करने के लिए टेलीफोन, मोबाइल फोन, लिखने के लिए पेन, पढ़ने के लिए किताब, कॉपी, बहुत सारे यूज के लिए तरह तरह के फर्नीचर्स, पहनने के लिए तरह तरह के कपड़े, और भी कई तरह की जरूरतों को पूरा करने के लिए मानव ने कई तरह की, हजारों तरह की चीजों को मानव ने बनाया है। वो सब के सब मैन मेड रिसोर्सेस हो गए। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्सेस, मानव संसाधन, यानी कि मानव भी खुद एक संसाधन है, क्योंकि एक मानव का प्रयोग दूसरा मानव करता है, एक मानव का इस्तेमाल दूसरा मानव करता है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। जैसे कि आप सभी लोग मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं मुझसे पढ़ने के लिए, तो आप लोगों के लिए मैं एक संसाधन हो गया, मैं एक रिसोर्स हो गया। आप अपने घर में किसी दूसरे मानव को बुलाते हैं टूट फूट रिपेयर करने के लिए, नल लगाने के लिए, बिजली का कनेक्शन देने के लिए, पानी की टंकी बिठाने के लिए, या आपका नया घर बनाने के लिए, या आपके खेत में काम करने के लिए, जुताई करने के लिए, कटाई करने के लिए, बुआई करने के लिए, या किसी और काम के लिए। तो वो सारे के सारे मानव आपके लिए क्या हो गए? संसाधन हो गए। यानी कि हर मानव किसी न किसी के लिए संसाधन है। तो मानव भी एक संसाधन है, उसे मानव संसाधन या ह्यूमन रिसोर्सेस कहते हैं। तो ये हो गई बातें हमारे रिसोर्सेस की। अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन। प्रोडक्शन का क्या अर्थ है? उत्पादन। उत्पादन या प्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा एक्टिविटी है, जिस प्रक्रिया, जिस प्रोसेस है, जिस एक्टिविटी की मदद से हम किसी रिसोर्स की यूटिलिटी को बढ़ा देते हैं, किसी संसाधन की उपयोगिता को बढ़ा देते हैं। तो संसाधन की उपयोगिता को बढ़ाने वाली प्रक्रिया को, प्रोसेस को, एक्टिविटी को हम प्रोडक्शन या फिर उत्पादन कहते हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी के पास अपनी कुछ यूटिलिटी है, उपयोगिता है। रेत है, बालू है, सैंड, उसके पास अपनी कुछ उपयोगिता है। पानी है, उसके पास अपनी कुछ उपयोगिता है। आग है, उसके पास अपनी कुछ उपयोगिता है। और उन उपयोगिताओं की वजह से हम अपने लिए घर नहीं बना सकते। मानव क्या करता है? मिट्टी में रेत या बालू मिलाता है, पानी मिलाता है, आटा की तरह उसको गूंथता है, फिर उसको सांचे में ढाल करके ईंट बनाता है, उसको धूप में सुखाता है, आग में डाल करके उसको पकाता है भट्ठे में या फिर चिमनी में, फिर वो बढ़िया सा ईंट तैयार होता है और उस ईंट से वो अपना मकान बनाता है। यानी कि वही मिट्टी, वही रेत, वही पानी, वही आग जब मिल गए, अलग अलग उनकी घर बनाने के लिए कोई उपयोगिता नहीं थी। आग अलग से इस्तेमाल करे, घर को जलाएगा, घर को बनाएगा नहीं। पानी का अलग से इस्तेमाल करे, वो भी घर बनाएगा नहीं, वो कुछ और ही कर देगा। मिट्टी कुछ और ही कर देगा, रेत कुछ और ही कर देगा। लेकिन उनके मिलने से जो ईंट बन गई, तो उन्हीं चीजों से मिलकर बनी है, तो उनकी उपयोगिता तो बढ़ गई ना। जब उनकी उपयोगिता बढ़ गई, उनका यूज बढ़ गया, उनकी यूटिलिटी बढ़ गई, तो वो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद हो गए, ज्यादा कारगर हो गए, और उनकी मदद से हम घर बना लेते हैं। जैसा चाहे वैसा घर बना लेते हैं उस ईंट की मदद से। तो ये जो किसी भी प्राकृतिक संसाधन या अन्य मानव निर्मित संसाधन का जब उपयोगिता बढ़ा, तो उसकी उपयोगिता बढ़ा, तो उसकी यूटिलिटी बढ़ाने का जो प्रोसेस करते हैं, वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया, वो एक्टिविटी कहलाती है प्रोडक्शन, उत्पादन। यानी कि एक लाइन में अगर बात करें तो उत्पादन क्या है? उत्पादन
एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी गतिविधि है जिस प्रक्रिया या जिस गतिविधि की मदद से हमें किसी भी संसाधन की उपयोगिता को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट है रिसोर्सेस और रिक्वायरमेंट्स और फैक्टर्स फॉर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से रिसोर्सेस की हमको जरूरत है, कौन कौन से फैक्टर्स की हमको जरूरत है, यानी कि उत्पादन के साधन क्या है, किन किन साधनों का इस्तेमाल करके हम उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। तो ये 4 तरह के फैक्टर्स है, 4 तरह के संसाधन है, 4 तरह के रिसोर्सेस, 4 तरह के रिक्वायरमेंट्स हैं जिनकी मदद से प्रोडक्शन या संसाधन किया जाता है। वो क्या क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर को एंटरप्राइज या फिर ह्यूमन कैपिटल भी कहते हैं। लैंड यानी कि भूमि, जमीन। जब हम बात यहां पर लैंड की कर रहे हैं, भूमि की कर रहे हैं, तो इसका थोड़ा सा ब्रॉड सेंस है, इसका एक व्यापक अर्थ निकलता है। यहां पर लैंड यानी कि भूमि का मतलब है एक जमीन का टुकड़ा, और उस जमीन के टुकड़े पर, जमीन के उस प्लॉट पर बना हुआ बिल्डिंग और उसके अंदर फिट की गई सारी की सारी मशीनरीज, ये सब मिला करके यहां पर लैंड कहलाते हैं, भूमि कहलाती है इकोनॉमिक्स की भाषा में। नेक्स्ट है लेबर, श्रम। यहां पर लेबर, श्रम का अर्थ है उस व्यक्ति से जो काम करता है, जो काम करता है, चाहे वो डेली वेजेस पर काम करता हो, दिहाड़ी पर, रोज की दिहाड़ी वो ले जाता हो, या फिर वो मंथली पेमेंट पर यानी कि मासिक तनख्वाह पर, मासिक वेतन पर काम करता हो, या कैसे भी काम करता हो, चाहे उसको वीकली देते हो, डेली देते हो, मंथली देते हो, क्वार्टरली देते हो, हाफ ईयरली देते हो, एनुअली देते हो, जैसे भी देते हो, वो पेमेंट पे जो काम करने वाला व्यक्ति है, वो सारे के सारे लोग लेबर यानी कि श्रम में काउंट होते हैं। यहां पर लेबर का, मजदूर का जो अर्थ है, ऐसा ये नहीं है कि सिर्फ झाड़ू पोंछा लगाने वाले, छोटे छोटे काम करने वाले लोग ही नहीं। यहां पर छोटा से काम, झाड़ू पोंछा लगाने, साफ सफाई रखने और रखवाली करने, गार्ड का काम करने से लेकर के ऑफिस में क्लर्क और फिर ऑफिसर्स तक, मैनेजर्स तक, ट्रांसपोर्ट में काम करने वाले लोग तक, मतलब निचले पद से लेकर के ऊपरी पद तक काम करने वाले सभी लोगों को, सभी व्यक्तियों को, सभी पर्सन्स को एक ही कैटेगरी में इकोनॉमिक्स में काउंट किया जाता है, और वो है लेबर, श्रम। देन कैपिटल, पूंजी। जो पैसा हम उत्पादन में लगाते हैं उसको कैपिटल या पूंजी कहते हैं। एंटरप्रेन्योर, जिसको कि एंटरप्राइज भी कहते हैं, इसका अर्थ होता है उद्यम। ये वो सिस्टम है जो लैंड, लेबर और कैपिटल तीनों का बंदोबस्त करता है, तीनों को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, और तीनों की मदद से प्रोडक्शन करता है या प्रोडक्शन करवाता है। क्या एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर या एंटरप्राइज वो सिस्टम है जो सिस्टम प्रोडक्शन के इन बाकी 3 फैक्टर्स को, लैंड, लेबर और कैपिटल का बंदोबस्त करता है, उनको मैनेज करता है, उनको कंट्रोल करता है, और उनकी मदद से प्रोडक्शन करवाता है, उत्पादन करवाता है। वो वाला सिस्टम एंटरप्रेन्योर या एंटरप्राइज कहलाता है। नेक्स्ट है कि लैंड का जो मालिक है उसको कहते हैं लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड यानी कि जमीन का मालिक
जमींदार हो गया। भूमि का मालिक भूमिपति, और लेबर का जो मालिक है वो है लेबरर, यानी कि श्रम का मालिक श्रमिक। और कैपिटल के मालिक को क्या कहते हैं? कैपिटलिस्ट। कैपिटल पूंजी, पूंजी का मालिक पूंजीपति। और एंटरप्रेन्योर एंटरप्राइज, इसके मालिक को क्या कहते हैं? उद्यम है ना हिंदी में इसका अर्थ। उद्यम के मालिक को क्या कहेंगे? उद्यमी। क्या कहेंगे? उद्यमी। इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपति, तो इसके मालिक को ये कहेंगे। अब क्वेश्चन राइज होता है कि ये सब मिल करके जब प्रोडक्शन करेंगे तो इनको बदले में मिलेगा क्या? प्रोडक्शन में, उत्पादन में लैंड यूज होता है, उसके बदले लैंड के मालिक लैंडलॉर्ड यानी कि भूमि के मालिक भूमिपति को जो चीज मिलता है वो है रेंट, लगान, किराया। और जो लेबर का मालिक है लेबरर यानी कि श्रम का मालिक श्रमिक, श्रमिक को क्या मिलता है बदले में? उत्पादन करने के बदले पारिश्रमिक। क्या मिलता है उसको? पारिश्रमिक। ये पारिश्रमिक एक बड़ा टर्म है, इसका छोटा अर्थ नहीं है। पारिश्रमिक के अंदर यानी कि जो श्रमिक है उसको जो कुछ भी मिलता है वो सब कुछ पारिश्रमिक में जुड़ता है। श्रमिक को मजदूरी मिले या वेतन मिले, कैश में, नकद में जो कुछ भी मिलता है वो पारिश्रमिक में जुड़ जाता है। अगर उसको वर्दी मिल रही है मुफ्त में उसको भोजन अगर मिल रहा है, मुफ्त में उसको आवास मिल रहा है, या उद्यम की तरफ से उसको बीमा की सुविधा मिल रही है, स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही है, आने जाने के लिए यातायात के लिए सुविधाएं मिल रही है, तो उन पर आने वाला सारा का सारा खर्च जुड़ करके बनता है पारिश्रमिक। यानी कि श्रम के मालिक श्रमिक को उत्पादन में उसके सहयोग के बदले जो कुछ भी मिलता है, चाहे वो कैश में मिले या काइंड में मिले, नकद मिले या सामान के रूप में या संसाधन के रूप में या सुख सुविधा के रूप में, जो कुछ भी मिले उन सब का मौद्रिक मूल्य जुड़ करके उसका पारिश्रमिक बनता है। ठीक उसी तरह कैपिटल के मालिक जो कैपिटलिस्ट है, पूंजी के मालिक पूंजीपति, उसको उत्पादन में सहयोग के लिए, उत्पादन में वो जो काम करता है उसके बदले उसको क्या मिलता है जी? इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज। पूंजीपति को उसकी पूंजी के बदले ब्याज मिलता है। और बच गया उद्यम, उद्यम का मालिक उद्यमी यानी उद्योगपति, तो उद्यम का उत्पादन में जो योगदान है उसके बदले उसे क्या मिलता है? तो उसे मिलता है जी लाभ। यानी कि भूमि के मालिक भूमिपति को मिलेगा लगान, श्रम के मालिक श्रमिक को मिलेगा पारिश्रमिक, पूंजी के मालिक पूंजीपति को मिलेगा ब्याज, और उद्यम के मालिक उद्यमी को मिलेगा लाभ। तो उत्पादन में इनके सहयोग के लिए ये सारी चीजें मिलती हैं। इनमें से कुछ संसाधन ऐसे हैं जो फिक्स्ड हैं और कुछ है जो वेरिएबल है। लैंड है वो फिक्स है, एक बार जिस लैंड पर बिल्डिंग बना करके और उसके अंदर मशीनरी वगैरह फिट हो गई, सारा सिस्टम फिट हो गया, वो फिक्स है। वो बार बार अगर चाहे कि घटा ले बढ़ा लें, उसमें कुछ परिवर्तन कर ले, तो वो संभव नहीं है, वो फिक्स्ड है। देन लेबर जो है, इसमें दो तरह के लेबर होते हैं, कुछ फिक्स्ड होते हैं और कुछ वेरिएंट होते हैं। यानी कि कुछ ऐसे लेबर रखे जाते हैं, कुछ ऐसे श्रमिक रखे जाते हैं जो हर हाल में सिस्टम के साथ
बने रहेंगे, चाहे उत्पादन हो रहा हो या उत्पादन नहीं हो रहा हो, चाहे थोड़ा उत्पादन हो रहा हो या फिर बहुत अधिक उत्पादन हो रहा हो या बीच के किसी स्तर पर उत्पादन हो रहा हो, वो श्रमिक की तो जरूरत है। ठेठ भाषा में जिसको हम परमानेंट स्टाफ कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि गार्ड, अगर फैक्ट्री बंद है, इंडस्ट्री बंद है, उद्योग बंद है, फिर भी उसकी रखवाली के लिए गार्ड तो चाहिए। सिस्टम को मैनेज करने के लिए कम से कम एक मैनेजर तो चाहिए। ये हो गया परमानेंट स्टाफ। चाहे प्रोडक्शन हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, थोड़ा हो रहा हो या ज्यादा हो रहा हो, कुछ श्रमिक की जरूरत पड़ती है तो होगा स्थायी यानी कि फिक्स लेबर हो गया, और बाकी जो होते हैं वो वेरिएंट हो गया, वेरिएबल हो गया, यानी कि कम उत्पादन होता है कम श्रमिक रखते हैं, ज्यादा उत्पादन होता है ज्यादा श्रमिक रखते हैं, नहीं उत्पादन होता है उन श्रमिकों को नहीं रखते हैं, वो वेरिएंट हो गया। ठीक उसी तरह से कैपिटल में भी दो पार्ट्स बनता है, एक है फिक्स्ड कैपिटल, एक है वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल वो है यानी कि वो पैसा है जो पैसा बिजनेस को, सिस्टम को, फैक्ट्री को, इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने में खर्च हो गया। बिल्डिंग खरीदने में या रेंट लेने में खर्च हो गया, उसके ऊपर बिल्डिंग बनाने में खर्च हो गया, या उसके अंदर मशीनरीज खरीद करके सेटअप करने में खर्च हो गया, इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग, वाटर फिटिंग वगैरह वगैरह, या कोई गाड़ी की जरूरत है गाड़ी खरीदने में वो खर्च हो गया। यानी कि जो फिक्स्ड चीजें हैं, लैंड हो गया, बिल्डिंग है, मशीनरीज है, इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग है, वाटर की फिटिंग है, तरह तरह के ट्रांसपोर्ट के लिए व्हीकल्स हैं, ये सारी चीजों में जो पैसा एक बार लग गया वो लग गया, वो फिक्स है। तो उसमें लगा हुआ पैसा वो कैपिटल कहलाता है फिक्स्ड कैपिटल। और कुछ वर्किंग कैपिटल लगता है, जैसे कि जितना अधिक उत्पादन होगा उतने ही अधिक कच्चे माल की जरूरत पड़ेगी, जितना कम उत्पादन होगा उतना कम कच्चा माल की जरूरत पड़ेगी। जितना अधिक उत्पादन होगा कच्चे माल को लाने और तैयार माल को, प्रोड्यूस गुड्स को बाजार तक भेजने के लिए यातायात पर खर्चा उतना ही अधिक आएगा, जितना कम होगा उतना कम आएगा, नहीं होगा नहीं आएगा। तो ये जो खर्चा है, इसके ऊपर जो खर्चा आ रहा है वो सारे खर्चे हो गए वर्किंग कैपिटल के अंदर। और साथ में कुछ कैश इन हैंड होता है, हाथ में कुछ कैश रखते हैं, छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए, कहीं टूट हो गई, फुट हो गई, रिपेयर करना है, या छोटी मोटी कोई भी चीज घट गई उसको पूरा करना है, वो कैश इन हैंड, रॉ मटेरियल्स या ट्रांसपोर्टेशन, या फिर आपको रनिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, रनिंग वाटर का बिल है, जो कुछ भी इन सभी पर जो भी खर्चा आता है वो सारा का सारा वर्किंग कैपिटल हो गया। ओके, अब हम बात करते हैं, प्रोडक्शन की हो गई। अब हम बात करते हैं कि लोगों के लाइवलीहुड के क्या क्या साधन हैं। आजीविका चलाने के लिए, रोजी रोटी चलाने के लिए, जिंदगी जीने के लिए कौन कौन से काम लोग करते हैं। तो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड में एक है कल्टीवेशन। कल्टीवेशन यानी कि खेती, कृषि का लोग काम करते हैं। फिर है एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, जानवरों को लोग पालते हैं कई तरह की जरूरतों को पूरा करने। कुछ जानवर पाले जाते हैं बोझ ढोने के लिए, बैलगाड़ी खींचना है, जैसे कि बैल है बोझ ढोने के लिए, घोड़ा है बोझ ढोने के लिए, इनको पाला जाता है। गधा को भी इसीलिए पाला जाता है, धोबी पालता है, बोझा ढोने के लिए तो पालता है। खच्चर को भी इसीलिए पाला जाता है। कुछ जानवरों को पाला जाता है उनके मीट के लिए, कुछ जानवरों को पाला जाता है उनकी खाल के लिए, उनके बाल के लिए, उनके सींग के लिए, इन सभी जरूरतों के लिए। कुछ जानवरों को पाला जाता है दूध के लिए। तो कई सारे जरूरतों को पूरा करने के लिए तरह तरह के जानवरों को पाला जाता है, यह भी एक आजीविका का साधन है। फिर है पोल्ट्री फार्मिंग,
मुर्गी पालन, बत्तख पालन, ये सारे काम किए जाते हैं। किस लिए? मीट के लिए, अंडे के लिए। देन है बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन शहद के लिए किया जाता है। पिस्सीकल्चर, मछली पालन किया जाता है। यह भी एक रोजी रोटी का साधन है, रोजगार का साधन है, आय का साधन है। ये काम भी बहुत सारे लोग करते हैं। बहुत सारे लोग मैन्युफैक्चरिंग का काम करते, उत्पादन का काम करते हैं। छोटे स्केल से लेकर स्मॉल स्केल, मिडिल स्केल, लार्ज स्केल के काम करते हैं। छोटे छोटे कुटीर उद्योग, घरेलू उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो गांव में होती है। कोई गुड़ बनाने का काम कर लेते हैं, कोई झाड़ू बनाने का काम करते हैं, कोई टोकरी बनाने का काम करते, कोई रस्सी बनाने का काम करते, कुछ लोग मोमबत्ती बनाने का काम करते, दिया सलाई बनाने का काम करते हैं। ऐसे पंखा, हाथ का पंखा बनाने के लिए काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे काम किए जाते हैं। वो सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो गई। देन मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज भी होती है। बहुत लोग मसालों का, बिस्किट का, ऐसे कई सारी चीज़ का, कैंडल का, साबुन का भी उत्पादन का काम करते हैं। चिप्स वगैरह का उत्पादन का काम करते हैं। ये थोड़ा सा मीडियम स्केल में चला गया। और बहुत कम ही लोग होते हैं जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री चलाते हैं, बड़े बड़े उद्योग चलाते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति लोग, पूंजीपति लोग वो काम करते हैं। तो हालांकि वो भी लाइवलीहुड का ही एक साधन है। तो चाहे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, मीडियम स्केल इंडस्ट्री हो, लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो, यानी कि घरेलू उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो, मध्यम उद्योग हो, घरेलू कुटीर उद्योग को लघु उद्योग भी कहा जाता है, वो हो, या मध्यम उद्योग हो, या फिर बड़ा उद्योग हो, ये भी रोजी रोटी का, लाइवलीहुड का साधन होता है। देन है रनिंग शॉप, दुकान चलाना, दवा दुकान, किराना दुकान, कपड़े की दुकान, और भी कई तरह की दुकान, पान की दुकान, तरह तरह की दुकानें होती है, लोग चलाते हैं, वो भी रोजी रोटी का साधन है। देन ट्रांसपोर्ट भी रोजी रोटी का साधन है। ये भी आय का स्रोत है, लाइवलीहुड के लिए भी एक मीन्स बनता है। बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं। कोई 3 व्हीलर रखे हैं, कोई 4 व्हीलर रखे हैं, बस, कार, जीप ऐसा रखे हैं, कोई टोंगा रखे हैं, कोई बैलगाड़ी रखे हैं, कोई ट्रैक्टर रखे हैं, कुछ लोग ट्रक रखे हैं। ऐसी तरह तरह की लोग गाड़ियां रखे हैं और उन गाड़ियों की मदद से वो कमाते हैं। कुछ सामान ढोते हैं, कुछ पैसेंजर्स ढोते हैं, लोगों को ढोते हैं, कुछ दोनों ढो लेते हैं और उससे उनका आय का एक जरिया बनता है। तो ट्रांसपोर्ट से भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रोवाइडिंग सर्विसेज में लगे हुए, कई तरह की सेवाएं प्रदान करते हैं। कोई धोबी का सेवा देता है, कोई बार्बर, हजाम, नाई के रूप में सेवा देता है, कोई ट्यूशन पढ़ाने का काम करते हैं, वह भी एक सर्विस हो गया। कुछ लोग कोचिंग का काम करते हैं, कोचिंग देते हैं बच्चों को, वह भी एक सर्विस है। कुछ कुरियर सर्विस देते हैं, कुछ मिस्त्री का काम करते हैं, रेडियो है, टीवी है, मोबाइल है, कुछ है, वो बिगड़ जाता है, खराब होता है तो उसको मरम्मत करने का काम करते हैं। ये सब सर्विस के अंदर आता है। कुछ होटल, ढाबा चलाते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, उसमें लोगों को खिलाते हैं, यह भी एक तरह का सेवा ही है। तो तरह तरह के जो सर्विसेज हैं, सेवा क्षेत्र है, उसमें भी लोग लगे हुए हैं और वहां से भी लोगों को अपनी रोजी रोटी का एक जरिया मिल रहा है, एक साधन मिल रहा है। तो ये सारे मीन्स ऑफ लाइवलीहुड हो गए, संसाधन हो गए। शहर में हो लोग, गांव में हो, कहीं भी हो, उनके लिए लाइवलीहुड के तरह तरह के साधन हो गए। ऐसे और भी कई सारे साधन हो सकते हैं। हेल्थ सर्विसेज भी लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी इसी के अंदर आएगा, लाइवलीहुड के अंदर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन की, हरित क्रांति के। ये एक ऐसी क्रांति थी जो 1960 के दशक में, 1960s के डिकेड में ये रिवॉल्यूशन आया हुआ था, ये क्रांति आई हुई थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये क्रांति क्यों लानी पड़ी, इसकी क्या जरूरत पड़ी, क्या नीड हुई थी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया, हरित क्रांति लाई गई। जब हमारा देश सन 1947 में आजाद हुआ, 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ अंग्रेजों की गुलामी से, तो उस समय हमें एक खोखला देश मिला हुआ था। ये वो देश जो कभी सोने के चिड़िया कहा जाता था। इतने अधिक संसाधन थे, इतने अधिक धन दौलत थे, इतने अधिक सुख सुविधाएं यहाँ के लोगों के पास थी
कि सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन वही सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश, गोल्डन बर्ड कहलाने वाला नेशन 1947 में जब 15 अगस्त को इंडिपेंडेंट हुआ और ब्रिटिशर्स यहां से गए, तो पता चला कि यह तो नींबू का छिलका है। यानी कि यह देश मान लो एक नींबू था जिसको निचोड़ निचोड़ के सारा रस अंग्रेज लेकर के चले गए, तो छिलका छिलका छोड़ दिए थे। सारा खजाना सब कुछ खाली था। बदहाली इतनी थी कि हमारी आबादी कुछ खास नहीं थी, उसके बावजूद भी देश में भूखमरी थे। ना हमारे यहां पर किसी तरह का इंडस्ट्रियलाइजेशन था, मजबूत इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, स्ट्रांग औद्योगिकरण जो कहते हैं वो नहीं था, इंडस्ट्रीज नहीं थी, हमारी खेती मजबूत नहीं थी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल्स, ये सब यानी कि एजुकेशन सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, ये भी स्ट्रांग नहीं थे। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं था, कुछ भी स्ट्रांग नहीं था। हम हर मामले में, हर मायने में पिछड़े हुए थे, और पिछड़े क्या, अति पिछड़े हुए थे, दबे कुचले थे। यहां पर भुखमरी थी, बीमारी थी, गरीबी थी, बेरोजगारी थी, जबकि आबादी कम थे। ऐसे में देश के लोगों का पेट पालने के लिए हमको विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था, और भोजन के लिए गेहूं या अन्य जो भी सामान है विदेशों से आयात करना पड़ता था। अब हमको इसी समस्या का समाधान चाहिए था, यानी कि कम से कम खाद्यान्न के मामले में हमको आत्मनिर्भर बनना था, ताकि खाद्यान्न भोजन के लिए गेहूं या कोई अनाज या कोई भी खाद्य सामग्री बाहर से आयात नहीं करना पड़े, हम अपने जरूरत पर खुद उत्पादन कर लें, यह हमारी आवश्यकता थी। और इसी खाद्यान्न की आवश्यकता को पूरा करने के लिए यहां पर हरित क्रांति सन 1960 के दशक में, 1960s के डिकेड में लाया गया, और उसके द्वारा उत्पादन को बढ़ाने के लिए काम किया गया। तो ये थी हमारी जरूरत। तो आपको बात समझ में आ गई कि हरित क्रांति की क्यों जरूरत थी। देन इंप्लीमेंटेशन, हरित क्रांति को लागू कैसे किया गया, यानी कि किस तरह से उत्पादन को बढ़ाने के लिए काम किया गया। तो खेती के लिए जो भी जरूरी चीजें थी, संसाधन थे, उसको बढ़ाने के लिए कोशिश की गई। सिंचाई के साधन, मीन्स ऑफ इरिगेशन को डेवलप किया गया, नहरों का जाल बिछाया गया, पोइन बनाए गए, तरह तरह के नाले बनाए गए, बोरिंग लगाए गए जिसको कि ट्यूबवेल कहते हैं, ट्यूबवेल का फिक्सेशन हुआ, और भी कई तरह के कुएं खोदे गए। मतलब खेतों में पानी पटाने के लिए, सिंचाई करने के लिए, इरिगेशन के लिए कई तरह के संसाधनों का विकास किया गया। फिर मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए रासायनिक खादों का प्रयोग हुआ, कीड़ों मकोड़ों से बचाने के लिए इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का यूज शुरू हुआ। कुछ संकर बीज यानी कि हाइब्रिड सीड लाए गए ताकि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो। किसानों को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए बैंक के माध्यम से उनको लोन, फसल बाढ़ में बर्बाद हो जाती है, सूखे की वजह से बर्बाद हो जाती है, या कई अन्य कारणों से बर्बाद हो जाती है, तो किसान परेशान हो जाते हैं। उनकी इस परेशानी को दूर करने के लिए फसल बीमा योजना भी लेकर के आई गई। इतने सारे बंदोबस्त किए गए, और फिर देश भर में खेती की शुरुआत हुई और उत्पादन बढ़ने लगा। कुछ ही समय के बाद हमारा देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया, और अब हमको विदेशों से खाद्यान्न आयात नहीं करना पड़ता है, नहीं खरीद के मंगाना पड़ता है। हमारा देश अपने जरूरत पर खुद उत्पादन कर लेता है। तो ये हरित क्रांति का कमाल था। अब सवाल उठता है, क्या हरित क्रांति पूर्णतः सफल हुई? तो जवाब है कि हरित क्रांति पूर्णतः सफल नहीं हुई, कुछ हद तक सफल हुई, क्योंकि हरित क्रांति सभी फसलों में सफल नहीं हुई। इसका सबसे अधिक सकारात्मक प्रभाव धान और गेहूं के उत्पादन में देखने के लिए मिला। हरित क्रांति की सफलता पूरे देश में देखने के लिए नहीं मिली। इसकी सबसे अधिक सफलता पंजाब और हरियाणा में ही देखने के लिए मिली। इसीलिए कह सकते हैं कि हरित क्रांति सफल तो हुई, पर
पूर्णतः सफल नहीं हुई, जिस हद तक सफल होनी चाहिए उस हद तक सफल नहीं हुई। वो तभी होती जब सभी के सभी फसलों में उत्पादन बढ़ता और देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका सकारात्मक प्रभाव देखने के लिए मिलता। देन कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, क्रांति आई, उसके एडवांटेजेस क्या हुए, लाभ क्या हुए, तो सीधा सीधा लाभ यही देखने के लिए मिला कि फसल का उत्पादन बढ़ गया, खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ गया, सबसे अधिक धान और गेहूं का उत्पादन बढ़ा और पंजाब और हरियाणा में बढ़ा, और उतने से ही बेशक देश के सीमित राज्यों में ही इसका सबसे अधिक सकारात्मक प्रभाव देखने के लिए मिला, उत्पादन के मामले में सीमित फसलों में ही देखने के लिए मिला, लेकिन उतने भर से ही, और थोड़ा थोड़ा असर तो खैर अन्य हिस्सों में भी दिखा, पूरा नहीं दिखा, तो सब मिलाकर के हमारा देश क्या हो गया, खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया, सेल्फ डिपेंडेंट हो गया। अब हमको बाहर से किसी भी देश से किसी तरह के खाद्यान्न को मंगाने की जरूरत नहीं रही। ये सबसे बड़ा एडवांटेज हुआ, लाभ हुआ, फायदा हुआ। अब हम देखते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या क्या रहे ग्रीन रिवॉल्यूशन के, इसके नुकसान क्या रहे ग्रीन रिवॉल्यूशन के। चूंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या किया गया, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया गया, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड, हार्बिसाइड्स का इस्तेमाल किया गया। सारे के सारे केमिकल प्रोडक्ट्स हैं और इन सभी ने मिल करके जो हमारी सॉइल है, मिट्टी है, उसकी प्राकृतिक उर्वरा शक्ति को डैमेज कर दिया। फसलों को केमिकल डिपेंडेंट बना दिया, खेत की मिट्टी को केमिकल डिपेंडेंट बना दिया। जब तक खेत में रासायनिक खाद, केमिकल फर्टिलाइजर डालेंगे उपज होगी, नहीं डालेंगे नहीं होगी। खेत की मिट्टी की अपनी खुद की जो प्राकृतिक उर्वरा शक्ति थी वो खत्म हो गई। फसलों में जब इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज करेंगे तभी कीड़ों से, कीटों से, पतंगों से फसल की रक्षा हो सकती है, नहीं तो नहीं होगी। वीडिसाइड्स का यूज करेंगे तभी अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं, खरपतवार होते हैं, वो हमारे खेतों में नहीं आएंगे, नहीं तो आएंगे। यानी कि हमारी पूरी की पूरी खेती को, कृषि को, एग्रीकल्चर को, कल्टीवेशन को इसने केमिकल डिपेंडेंट बना दिया और मिट्टी की जो नेचुरल फर्टिलिटी थी, प्राकृतिक उर्वरा शक्ति थी, उसको हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये इसके डिसएडवांटेज हुए। और चूंकि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने के लिए केमिकल्स का प्रयोग किया गया, केमिकल फर्टिलाइजर के रूप में, इंसेक्टिसाइड्स के रूप में, पेस्टिसाइड्स के रूप में, वीडिसाइड्स के रूप में, हार्बिसाइड्स के रूप में, इसलिए जो खाद्यान्न आया, खाद्यान्न में भी केमिकल पहुंचा और खाद्यान्न के अंदर पहुंचा हुआ केमिकल भोजन के माध्यम से इंसानों तक पहुंचा और फिर हमारे सेहत पर उसका बुरा प्रभाव पड़ा। ये सारे के सारे हमारे डिसएडवांटेज रहे ग्रीन रिवॉल्यूशन का। अब हमारे सामने एक और समस्या खड़ी हुई। वो समस्या ये है कि हमारे देश की आबादी दिन दूनी रात चौगुनी की गति से बढ़ रही है। बड़ी तेजी से हमारे देश की आबादी बढ़ती जा रही है, भागती चली जा रही है। जहां हमारा देश आजाद हुआ था उस समय जितनी आबादी थी, लगभग 5 गुने से भी ज्यादा आबादी आज हो चुकी है। और इस बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए, जैसे कि उनको रहने के लिए घर चाहिए, तो खेती लायक जमीन को ही भर करके गांव और शहर बसाए गए, मार्केट बसाए गए, बाजार बसाए गए, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एयरपोर्ट, सी पोर्ट्स, रेलवे स्टेशन बनाए गए, रोडवेज, रेलवेज बनाए गए और भी बहुत सारे काम किए गए। नतीजा खेत घटते चले गए, लेकिन आबादी बड़ी तेजी से बढ़ती चली गई। आजादी के समय 1947 में जितनी हमारे देश की आबादी थी उससे लगभग 5 गुनी से ज्यादा आबादी आज हो गई है, लेकिन खेत घट गए हैं, खेत घटे हैं। अब यहां पर क्वेश्चन राइज होता है कि उस घटते हुए खेत से बढ़ते हुए पेट को कैसे भरा जाए। यानी कि बढ़ते हुए आबादी का पेट घटते हुए खेत के उत्पादन से कैसे भरा जाए। जवाब तो एक ही है कि उस घटते हुए खेत से भी
जिस तरह से आबादी बढ़ रही है उस तरह से बढ़ती हुई मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन भी हो। यह संभव है। वही यहां पर क्वेश्चन था, इज देयर एनी वे टू ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड और मोर फ्रॉम द डिक्रीजिंग लैंड? क्या कोई तरीका है जिससे उसी जमीन से या घटते हुए जमीन से ज्यादा उत्पादन लिया जा सके? तो जवाब है हां, तरीका है, वे है, देयर इज अ वे। क्या है वो वे? उस पर हम चर्चा करते हैं। पहला वे, मॉडर्न एंड साइंटिफिक वे ऑफ कल्टीवेशन, आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से खेती की जाए, जिसमें यूज ऑफ HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। HYV का फुल फॉर्म है H फॉर हाई, Y फॉर यील्डिंग, V फॉर वैरायटी, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, यानी कि ऐसे बीज का प्रयोग किया जाए जिनकी उत्पादन शक्ति अधिक है। खाद्यान्न अनाज उत्पादन, उसमें जो ग्रेन्स लगेंगे उनका उत्पादन शक्ति अधिक हो, ऐसे सीड को हम लोग HYV सीड्स कहते हैं। तो उसका यूज किया जाए। ये HYV जो सीड्स होता है, यील्डिंग वैरायटी सीड्स होते हैं, उनकी खासियत यह होती है कि कम ही समय में ये पौधे जो होते हैं, प्लांट्स होते हैं इन सीड्स के, वो मैच्योर हो जाते हैं। प्लांट का साइज छोटा होता है और कम समय में ही पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं। उसमें लीव्स, पत्ते कम होते हैं, बालियां ज्यादा लगती हैं और उन बालियों में दाने अधिक होते हैं। इससे यह होता है कि कम समय में ज्यादा उत्पादन हमको मिल जाता है। प्लस ये HYV सीड ऐसे होते हैं कि इनसे उत्पन्न होने वाले जो पौधे होते, प्लांट्स होते हैं, वो मौसम की मार को बहुत हद तक झेलने में सक्षम होते हैं। आंधी को, तूफान को, बारिश को, ओला को, बाढ़ को, सूखा को, इन सब को झेलने में वो बहुत हद तक सक्षम होते हैं। यानी कि क्रॉप फेल्यूर का जो केस है इसमें कम हो जाता है, रिस्क रिड्यूस हो जाता है, घट जाता है। यानी कि क्रॉप फेल्यूर के चांसेस कम हो जाते हैं और अच्छे प्रोडक्शन के चांसेस, ज्यादा प्रोडक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ में चूंकि इनका मैच्योरिंग पीरियड कम है, कम समय में मैच्योर हो जाते हैं और हार्वेस्टिंग के लिए, कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं, इसलिए ऐसे सीड्स को अगर हम लगाते हैं तो एक ही खेत से हम साल में 3 से 4 फसलों की खेती कर सकते हैं, 3 से 4 फसल लगा सकते हैं। यह है खासियत HYV सीड के। देन अब हमको मैन्यूर यूज करना है। केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, हर्बिसाइड्स का यूज छोड़ा जाए। केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह मैन्यूर का प्रयोग किया जाए, यानी कि मवेशियों के गोबर से जो खाद बनती है, खेत और खलिहान के जो वेस्ट होते हैं उनको सड़ाने गलाने से जो खाद बनती है, उनका प्रयोग खेतों में किया जाए। केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज बंद कर दिया जाए। फिर से है कि जब फसलों की कटाई हो तो पूरे जमीन के पास से, मान लीजिए ये फसल ऐसे लगी है, ये जमीन है और यहाँ पर फसल लगी है, तो यहाँ से जमीन से इस फसल को नहीं काट करके, बालियाँ तो इतनी दूर में है तो यहाँ से फसल को काट लिया जाए, बाकी को वहीं छोड़ दिया जाए और उसको काट कर, कचर कर, बिल्कुल बारीक बारीक बना करके भूसा जैसा उसको जुताई के समय खेत की मिट्टी में मिला दिया जाए। वो खुद ही सड़ गल के खाद हो जाएंगे। यानी कि पौधे ने मिट्टी से जो कुछ भी लिया वो फिर मिट्टी को हमने लौटा दिया। इस तरीके से उसकी प्राकृतिक उर्वरा शक्ति जो है वो बनी रहेगी। देन है यूज ऑफ मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम, सिंचाई के लिए जो आधुनिक तरीके हैं उसका प्रयोग किया जाए, क्योंकि यहां पर जो तरीके इस्तेमाल किए गए थे ग्रीन रिवॉल्यूशन में, उसने एक और नुकसान किया था कि हमारे जो भूमिगत जल स्तर है वो धीरे 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 नीचे गिरता चला गया, नीचे गिरता चला गया, नीचे गिरते चला गया। अब जल बहुत गहराई पर मिलता है, कम गहराई पर जल अब नहीं मिलता है, यानी कि जल कम पड़ते चले जा रहे हैं। इस तरह की जो सिंचाई के तरीके थे उसमें जल की बर्बादी बहुत अधिक होती थी। लेकिन अभी जो सिंचाई के साधन आ गए हैं, जैसे कि स्प्रिंकलर है,
स्प्रिंकलर की मदद से सिंचाई की जाती है, या फिर वो ड्रिप इरिगेशन है। आपको कभी किसी क्लास में स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन के बारे में विस्तार से बताऊंगा कि आखिर ऐसे कैसे सिंचाई की जाती है। लेकिन इतना ध्यान रखना कि स्प्रिंकलर की मदद से और ड्रिप इरिगेशन की मदद से पानी का वेस्टेज, जल का वेस्टेज बहुत 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 कम होता है। यूं कहे कि न के बराबर होता है, और कम जल में ज्यादा सिंचाई हो जाती है, ज्यादा खेती होती है। तो इस मॉडर्न वे ऑफ इरिगेशन को भी यूज करना है। देन है मॉडर्न वे ऑफ हार्वेस्टिंग। वही मैं बताया था कि पहले की जो हार्वेस्टिंग थी वो यहां से होती थी, पौधे के जड़ के पास से, जमीन के पास से। अब वहां से इसको नहीं कर करके इसको यहां से क्या जाए, जहां से बालियां ही तो हमको चाहिए, दाने ही तो चाहिए, अनाज ही तो चाहिए, जहां से ग्रेन से, वहां से हार्वेस्टिंग की जाए। बाकी को काट के, कचर के, बारीक बारीक बना करके, भूसा जैसा बना करके उसको मिट्टी में मिला दिया जाए, वो सड़गल के खाद हो जाएगा, और मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति नष्ट हुई थी, खर्च हुई थी, वो फिर से वापस मिट्टी को मिल जाएगी। ये हो गया। तो मॉडर्न एंड साइंटिफिक वे ऑफ कल्टीवेशन हो गया। देन है कि अब हम लोग मल्टीपल क्रॉपिंग करें, यानी कि एक साल में एक ही खेत से कम 3 से 4 फसलों की खेती करें। यही हो गया मल्टीपल क्रॉपिंग। देन है मिक्स्ड क्रॉपिंग। हम मिक्स्ड क्रॉपिंग करें, यानी कि एक बार में एक साथ कई सारे फसल भी हम उगा सकते हैं एक ही खेत में, तो वो हो जाता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। अपने गांव में देखा भी होगा कि मिक्स्ड क्रॉपिंग लोग करते हैं। कई तरह की फसल एक साथ खेत में लगा देते हैं, और पहले एक हार्वेस्ट कर लेते हैं, फिर दूसरा हार्वेस्ट कर लेते हैं। ऐसा लोग करते हैं। खासकर सब्जी वालों को देखा होगा मिक्स क्रॉपिंग करते हुए। ये खेत है, यहाँ पर एक लाइन मान लो उन्होंने लगा दिया कोई ए नाम का सब्जी है उसका, फिर दूसरे जो रो लगाए, दूसरी क्यारी में उन्होंने 20 सब्जी लगा दी, तीसरी क्यारी में C सब्जी लगा दी, चौथी क्यारी में D सब्जी लगा दी, फिर पांचवी क्यारी जब आई उसमें फिर से A लगा दिया, B C D, ऐसे क्यारी में बांट करके एक ही साथ कई तरह के फसल लगा लेते हैं। तो ये होता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। अब हमको आपके बहुत सारे सवालों के जवाब जो मन में अभी हो सकता है कि उत्पन्न हो रहे होंगे कि सारा खेत में ही कचर करके डाल दिया था हमने, हमारे मवेशी जो हैं, हमारे जो पालतू जानवर है, गाय बैल भैंस जो भी हमने पाल रखे हैं, वो क्या खाएंगे, उनका चारा कहाँ से आएगा। तो वो सारे जवाब भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं क्रॉप रोटेशन में। आपके मन में ये भी प्रश्न आ रहा होगा कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति को मेंटेन करने के लिए इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, हर्बिसाइड्स का क्या समाधान है। वो तो हमने बताया नहीं, वो सब अब हम इस टॉपिक के अंदर डील करते हैं। क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र। इसमें हम क्या करते हैं आपको मैं बता दूं कि जो भी खाद्यान्न हम खाते हैं, हर चीज से अलग अलग तरह का न्यूट्रिएंट हमको मिलता है, पोषक तत्व मिलता है। हमको सही ढंग से स्वस्थ रहने के लिए, ग्रो करने के लिए, जिंदा रहने के लिए हमको बेसिक 7 न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर। आपने गौर किया होगा कि किसी फूड से हमको केवल कार्बोहाइड्रेट मिलता है, किसी से हमको फैट्स मिलता है, किसी से हमको प्रोटीन मिलता है, किसी से विटामिन मिलते हैं, किसी से मिनरल्स मिलते हैं, किसी से रफेज मिलता है। अलग अलग पौधों से अलग अलग तरह के हमको न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व मिलते हैं। जाहिर सी बात है कि वो पौधा मिट्टी से अलग अलग तरह के ही पोषक तत्व लेते होंगे ना। जो पौधा हमको खाने पर कार्बोहाइड्रेट दे रहा है, तो वो भी तो मिट्टी से कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड ही तो पोषक तत्व लेता होगा। ऐसा थोड़ा ना कि हम भोजन करते हैं, जिस चीज को खाते हैं उससे हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है और वो मिट्टी से प्रोटीन से रिलेटेड कोई पोषक तत्व लिया होगा, ऐसा तो नहीं है। उस भोजन से हमें जो पोषक तत्व मिलता है उस पौधे ने मिट्टी। तो क्रॉप रोटेशन में हम क्या करेंगे, फिर उसी का अनुसार जैसा आपको समझा रहा था न्यूट्रिएंट्स को लेकर के, उसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हम खेती करेंगे। यानी कि यहां से अगर हम शुरुआत करें, यहां सबसे पहले हम एक ऐसा पौधा लगा लेंगे जिससे कि कार्बोहाइड्रेट मिलता है। फिर
इसकी हार्वेस्टिंग करने के बाद वो क्रॉप लगाएंगे जिससे फैट्स मिलता हो, फिर वो लगाएंगे जिससे प्रोटीन, फिर उसके बाद मिनरल्स, फिर विटामिन्स, फिर रफेज, फिर कार्बोहाइड्रेट, और इस तरह से यही साइकिल चलती रहेगी और ऐसे रोटेशन में हम करते रहेंगे। चाहे तो फसल भी बदल सकते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स बहुत सारी चीजों से मिलती है, व्हीट से भी, पैडी से भी। तो अभी से फॉर एग्जांपल कि व्हीट लगाया है, उसके बाद फैट्स भी हमको बहुत सारी चीज़ों से मिलता है, जितने भी तरह के ऑयल सीड्स हैं उनसे फैट्स मिलता है यहाँ पर, जैसे मस्टर्ड है, सनफ्लावर है, इन सभी से मिलता है। तो कोई भी एक यहाँ पर लगा लिए ऑयल सीड, फिर यहाँ पर हमने प्रोटीन है, पल्सेस से, बहुत सारी तरह की पल्सेस है, कोई एक पल्स लगा लिया। इसी तरह से करते करते हम सब मिनरल्स के लिए, विटामिन के लिए, रफेज के लिए हम लगाए। फिर यहाँ कार्बोहाइड्रेट से पहुंचे, पहले व्हीट लगा था, इस पर पैडी लगा लिया। से फॉर एग्जांपल यहाँ पर पहले मस्टर्ड लगाया था, अब सनफ्लावर लगा लिया। यहाँ पर पहले हमने मूंग लगाया था, इस बार अरहर लगा लिया या मसूर लगा लिया। इस तरह से उनको बदल बदल करके हम लगाते चले जाएंगे, प्रोडक्शन करते चले जाएंगे। तो यह हम देखेंगे कि जब तक इस व्हीट से अगर हमने शुरुआत किया था, व्हीट की फिर से बारी आएगी, तब तक कम से कम 2 साल या 3 साल या 4 साल या हो सकता है 5 साल का भी गैप हो जाए। तो उस पौधे ने जो न्यूट्रिएंट सॉइल से अब्सॉर्ब किया था, खत्म हो गया था, बीच में इतना लंबा टाइम गैप उसको मिल गया, उस न्यूट्रिएंट को रीगेन करने के लिए, दोबारा से प्राप्त करने के लिए। तो इस तरीके से हर क्रॉप के लिए जो भी नेसेसरी, जो भी आवश्यक न्यूट्रिएंट है, वो ऑटोमेटिकली, नेचुरली सॉइल में बिल्डअप होती चली जाएगी और सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी हमेशा हमेशा बनी रहेगी, कभी भी उसकी नेचुरल फर्टिलिटी खत्म नहीं होगी। इसमें हमको अब केमिकल फर्टिलाइजर्स भी डालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैन्योर, जो हमारे मवेशी हैं उनके गोबर से बने हुए खाद को डालेंगे, खेत खलियान के जो वेस्ट हैं उससे खाद बना हुआ डालेंगे, और हार्वेस्टिंग का जो हमने तरीका बताया था उस तरीका को भी फॉलो करेंगे कि यहाँ से पौधे को नहीं काट करके, यहाँ से जहाँ से उन ग्रेन्स लगे हुए हैं वहाँ से काटें, और बाकी को उसी में कचर करके, काट करके, बारीक बना करके, भूसा टाइप का बना करके उसको खेत में ही जुताई के समय मिट्टी में मिक्सअप कर दे, वो सड़गल करके भी खाद हो जाएगा। और इस तरीके से जो लॉस्ट न्यूट्रिएंट्स है वो नेचुरली सॉइल में रिगेन होता चला जाएगा, सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी कभी भी खत्म नहीं होगी। क्रॉप रोटेशन का यह भी बेनिफिट होता है कि आपको बाद में इंसेक्ट्स और पेस्ट से भी छुटकारा मिल जाएगी। अगर इसी तरीके से 5 साल 10 साल तक खेती करते रहे तो बाद में इंसेक्ट्स के नामो निशान भी मिट जाएंगे, नजर नहीं आएंगे, क्योंकि उनका चेन ब्रेक हो जाएगा। आपने देखा होगा कि हर फसल में लगने वाले जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो पेस्ट होते हैं, वो अलग अलग तरह के होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो चूंकि उसी तरह की फसल बार बार करते रहते, उगाते रहते, हम खेती करते रहते हैं, तो वो इंसेक्ट और पेस्ट का चेन ब्रेक नहीं होता है और फिर वो कभी खत्म नहीं होता, और उनको मारने के लिए हमको इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का यूज करना पड़ता है। लेकिन जब एक फसल की बारी 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल के बाद आए, तो उतने लंबे समय में तो उन इंसेक्ट्स और पेस्ट का जो चेन है वो निश्चय ही टूट जाएगा। और इसी तरह से अगर खेती करते रहे 5 साल 10 साल लगातार, तो उसके बाद तो इंसेक्ट्स और पेस्ट अपने आप खत्म हो जाएंगे। उनको खत्म करने के लिए किसी इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स की जरूरत नहीं है। इसी तरह से एक और बेनिफिट होता है कि हमको वीडिसाइड्स भी यूज करने की 5 साल 10 साल के बाद जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर पौधे के साथ उगने वाला जो वीड है, अनवांटेड प्लांट है, खरपतवार है, वो डिफरेंट होता है। क्योंकि उस फसल की बारी एक लंबे समय के, कई साल के गैप के बाद आ रही है, इसलिए इतने समय तक उसका चेन भी टूट जाएगा और फिर वो भी नहीं उगेगा।
तो हमको वीडीसाइड्स यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी 5 साल 10 साल बाद। तो इस तरीके से ये जो क्रॉप रोटेशन है ये सॉइल के जो फर्टिलिटी को भी मेंटेन करके रखता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज को खत्म कर देगा, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स के यूज को खत्म कर देगा, वीडीसाइड्स हर्बिसाइड्स के यूज को खत्म कर देगा। यानी कि खेती में जो लगने वाला हमारा कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि हम मल्टीपल क्रॉपिंग भी कर पा रहे हैं। इस तरीके से साल में 3-4 फसलें भी उगा पा रहे हैं, मिक्स क्रॉपिंग भी कर रहे हैं और क्रॉप साइक्लिंग भी कर रहे हैं। तो ये सारे वेज यूज करने से इतने सारे बेनिफिट्स हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि सेम लैंड से या घटते हुए लैंड से भी मोर प्रोडक्शन और हेल्दी प्रोडक्शन, इन्वायरमेंटल बैलेंस को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्शन पॉसिबल है। नेक्स्ट, जुडिशियल यूज ऑफ लैंड। इसका अर्थ है कि अभी जो वे है खेती करने का, उस खेती करने के वे में हमारे लैंड का, हमारे खेत का कुछ ना कुछ हिस्सा अनक्रॉप्ड रह जाता है, उसमें हम बीज नहीं डाल पाते या डालते भी हैं तो प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, कुछ ना कुछ कमी हो पा रही है। पर हमको अब वो उपाय लगाना पड़ेगा, वो काम करना पड़ेगा कि हमारे खेत के एक एक इंच हिस्से में खेती हो, क्रॉप प्रोडक्शन हो। तो इससे भी हमारा सेम लैंड से या डिक्रीजिंग लैंड से क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकता है। फिर नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल फील्ड्स। अभी क्या है कि हमारे यहाँ पर जो भी पारिवारिक सिस्टम है, सामाजिक सिस्टम चल रहा है, उसकी वजह से खेतों का बंटवारा होने के कारण छोटे छोटे प्लॉट्स हैं और जमीन का बहुत सारा हिस्सा, खेत का बहुत सारा हिस्सा। तो खेत बांटने के क्रम में जो मेड़ बनाए जाते हैं, बांध बनाए जाते हैं, उस मेड़ में, उस बांध में रह जाते हैं। अगर उन छोटे छोटे खेतों को मिला करके बड़े बड़े प्लॉट, बड़े बड़े खेत बनाए जाएं तो जाहिर सी बात है कि खेती लायक जमीन थोड़ी ही बढ़ेगी पर बढ़ेगी जरूर। इसीलिए जहां तक संभव हो, जितना अधिकतम संभव हो, वहां तक इन छोटे छोटे प्लॉट्स को मिलाकर के बड़े प्लॉट्स बनाए जाएं। जहां संभव नहीं है वहां तो खैर बात ही अलग है, पर जहां जहां संभव है वहां वहां तो उनको मिला करके बड़े बड़े प्लॉट्स बनाए जाएं। इससे क्या हो जाएगा, फार्म मशीन्स को यूज करना आसान हो जाएगा, लैंड एरिया थोड़ा ही बढ़ेगा पर बढ़ जाएगा, और जाहिर सी बात है जब वो बढ़ेगा तो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। नेक्स्ट है प्लांटेशन ऑफ ट्रीज। हाँ, ये जाने से पहले एक बात और चर्चा कर लें जुडिशियल यूज ऑफ लैंड में, कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे लैंड है। जब आप बस से, ट्रेन से यात्रा करते हो देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लैंड दिखाई देते हैं कि जो वेस्ट लैंड है, बेकार ज़मीन है, बंजर ज़मीन है, उसका कोई यूज नहीं है। ऐसे वेस्ट लैंड्स को भी अगर कोशिश किया जाए, वैज्ञानिक तरीके, वैज्ञानिक विधियां लगाई जाए, दिमाग लगाया जाए, कोशिश किया जाए, तो उनको भी खेत में बदला जा सकता है। वहां भी क्रॉप प्रोडक्शन, किसी न किसी क्रॉप का प्रोडक्शन जरूर किया जा सकता है। तो उस तरीके से भी हम क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं प्लांटेशन ऑफ ट्रीज की। जो हमारे खेत हैं, खेत के मेड़ पर हम सीधे सीधे लंबे लंबे उगने वाले पेड़ों का प्रयोग कर सकते हैं। उससे क्या हो जाएगा, खेत के मेड़ हमारे मजबूत हो जाएंगे और आंधी, तूफान, बाढ़, इनके फोर्स को ये कंट्रोल करेंगे और उनकी वजह से जो मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन होता है या हमारा क्रॉप वेस्टेज होता है वो नहीं होगा, उसमें हमको बेनिफिट होगा। साथ में चूंकि खेत के किनारे अगर ये मेड़ पे लगे हुए पेड़ हैं तो इनके सूखे पत्ते और सूखी लकड़ियां जो हैं वो खेत में ही गिरेंगी, वो सड़ गल करके ह्यूमस बनाएंगे, खाद बनाएंगे और सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी को इंक्रीज करेंगे। इनके साथ एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये भी होगा कि आज जो हमारी इन्वायरमेंट पूरी तरह से डिसबैलेंस हो गया है, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, उसमें भी बहुत हद तक भरपाई हो जाएगी इससे। यानी कि बिना किसी जमीन पे जंगल लगाए हुए जंगल लग जाएगा और इन्वायरमेंटल बैलेंस
क्रिएट हो जाएगा। तो यहां पर हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 समाप्त होता है और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर को वर्ड टू वर्ड, कॉमा बे कॉमा, बिल्कुल शुरू से अंत तक कुछ भी नहीं छोड़े, सब कुछ पढ़ जाएं, बोल बोल के पढ़ें, लिप्स और टंग मूवमेंट के साथ पढ़ें, उसको समझें, इंपॉर्टेंट थिंग्स को अंडरलाइन करें, उसको याद करें और यह भी साथ साथ ध्यान रखते चले जाएं किस लाइन से किस किस तरह के क्या क्या क्वेश्चंस बनते और उनके पॉसिबल आंसर्स क्या होंगे, और फिर चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चंस दिए गए उनको भी आंसर करने की कोशिश करें। थैंक यू।